नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि हर नागरिक को सम्मान से जीने का एक वचन है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन मौलिक अधिकारों को बड़ी ही सरल तरीके से समझाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है कि इन अधिकारों को समझें कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में क्या मायने रखते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अधिकार आप कह सकते हैं हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा है, सही कहा। इन्हें सिर्फ कागज पर लिखे नियम समझना वो एक भूल होगी। असल में ये एक ऐसा कवच है जो हर नागरिक को राज्य की मनमानी से बचाता है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका देता है। तो आज हम इन्हीं 6 स्तंभों पर एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। इसका जो मूल विचार है वो तो बहुत सीधा है, कानून की नजर में सब बराबर हैं। जी, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे स्रोत में एक गांव की कहानी है जहां सिर्फ अमीर लोगों को मंदिर में जाने की इजाजत थी। ये तो साफ साफ भेदभाव है। तो हमारा संविधान इसे कैसे रोकता है? देखिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली अधिकार है और ये कई परतों में काम करता है। पहली परत है अनुच्छेद 14, ओके। जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और सबको कानून का समान संरक्षण मिलेगा। फिर आता है अनुच्छेद 15, जो इस बात को और साफ करता है। कैसे? वो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और जो आपने मंदिर वाली बात कही ना, वो भी इसी में आती है। अच्छा। दुकानों, होटलों, कुओं या मंदिरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जाने से किसी को भी रोका नहीं जा सकता। समझ गए, यानी बुनियादी तौर पर बराबरी। लेकिन एक आम नागरिक के लिए समानता का सबसे सीधा मतलब शायद सरकारी नौकरी में मौके को लेकर होता है। हाँ बिल्कुल। क्या संविधान यहाँ भी बराबरी सुनिश्चित करता है? बिल्कुल। उसके लिए है अनुच्छेद 16, जो कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को बराबर मौके मिलेंगे। लेकिन इस अधिकार का जो सबसे क्रांतिकारी और आप कहिए सामाजिक बदलाव लाने वाला पहलू है, वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17? जी, ये छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करता है। ओह, यानी ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि कानून की नजर में एक जुर्म है। एग्जैक्टली। और इसीलिए इसे मौलिक अधिकारों में जगह दी गई, ताकि इस पर सीधे और सख्त कार्रवाई हो सके। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और आखिर में है अनुच्छेद 18, जो महाराजा राय बहादुर जैसी उपाधियों को खत्म करता है, ताकि समाज में कोई जन्म के आधार पर खुद को दूसरों से ऊंचा न समझे। यहाँ एक सवाल उठता है, तो मतलब कोई अपने नाम के आगे महाराजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन क्या डॉक्टर, प्रोफेसर या सेना के रैंक लगाना, क्या वो इस अधिकार का उल्लंघन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। संविधान अकादमिक और सैन्य उपाधियों की इजाजत देता है। अच्छा? क्योंकि ये जन्म पर नहीं बल्कि योग्यता और सेवा के आधार पर मिलती हैं। मकसद था जन्म से मिली सामंती श्रेष्ठता को खत्म करना, मेहनत से कमाई गई योग्यता को नहीं। ठीक है, ये बहुत साफ हो गया। तो संविधान ने पहले हमें एक बराबर जमीन दी, लेकिन सिर्फ बराबर खड़े होना काफी नहीं है। उस जमीन पर चलने फिरने, बोलने, अपनी मर्जी से जीने की आजादी भी तो चाहिए। सही कहा आपने। और यहीं पर हमारा दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तस्वीर में आता है। बिल्कुल। अगर समानता नींव है तो स्वतंत्रता उस पर बनी इमारत है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक फैला है। हमारे स्रोत में राहुल नाम के एक पत्रकार का उदाहरण है, जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना चाहता है और उसे रिपोर्टिंग के लिए देश के किसी भी कोने में जाना पड़ सकता है। उसे ये ताकत कहाँ से मिलती है? उसे ये ताकत मिलती है अनुच्छेद 19 से, जो हर नागरिक को 6 बहुत जरूरी आजादियां देता है। 6? कौन कौन सी? पहली, बोलने और अपनी बात रखने की आजादी, जो राहुल जैसे पत्रकार और हर नागरिक के लिए लोकतंत्र की जान है। सही बात है। दूसरी, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की आजादी। तीसरी, संघ या समितियां बनाने की आजादी। चौथी, देश में कहीं भी बेरोक-टोक आने जाने की आजादी। पांचवी, देश के किसी भी हिस्से में बसने या रहने की आजादी। और छठी, कोई भी व्यापार या पेशा करने की आजादी। लेकिन ये आजादियां तो असीमित नहीं होंगी, है ना? क्या देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर इन पर कोई रोक भी लग सकती है? हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की इजाजत देता है। अच्छा। यानी आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां से देश की सुरक्षा या किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को खतरा हो। तो ये एक संतुलन है।
पूरी तरह से खुली छूट नहीं। इसी स्वतंत्रता के अधिकार में एक और बहुत बड़ा आश्वासन छिपा है, जीवन का आश्वासन। शायद सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार यहीं पर आता है ना? बिल्कुल, यह है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसे सबसे जरूरी क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि अगर जीने का ही अधिकार ना हो तो बाकी सारे अधिकार बेमतलब हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत ही व्यापक तरीके से की है। इसमें सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। और इसी से जुड़ा बच्चों की शिक्षा का अधिकार भी है, जिसे बाद में जोड़ा गया था। हाँ, अनुच्छेद 21A ये सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा के बिना सम्मान से जीने की कल्पना भी मुश्किल है। सही बात है। इसके अलावा स्वतंत्रता के अधिकार में राज्य की मनमानी के खिलाफ भी सुरक्षा है। अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जज के सामने पेश करना अनिवार्य है। तो हमें बोलने और अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिल गई। लेकिन क्या हो अगर कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी कमजोर की इसी आजादी को छीन ले, उसे काम करने पर मजबूर करे? यहीं पर संविधान एक और ढाल लेकर आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही पकड़ा आपने। यह अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है, वो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सुरक्षा देता है। हमारे स्रोत में एक फैक्ट्री मालिक का उदाहरण है जो छोटे बच्चों से खतरनाक काम करवाता है और उन्हें पैसे भी नहीं देता। ये अधिकार ऐसे जुल्म को कैसे रोकता है? इसके 2 मुख्य प्रावधान हैं। पहला है अनुच्छेद 23 जो मानव तस्करी यानी इंसानों की खरीद फरोख्त, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हाँ, और जबरदस्ती काम कराने पर रोक लगाता है, जिसे बेगारी भी कहते हैं, मतलब बिना मजदूरी के काम कराना। ये गुलामी का एक आधुनिक रूप है और संविधान इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। और बच्चों के लिए खास तौर पे क्या व्यवस्था है? उसके लिए है अनुच्छेद 24। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी भी अन्य खतरनाक काम में लगाने पर पाबंदी लगाता है। मकसद बहुत साफ है, बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखना। ये तो बहुत जरूरी है। चलिए अब उस अधिकार की बात करते हैं जो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यानी उसकी विविधता को सहेजता है। धार्मिक स्वतंत्रता। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। हमारे स्रोत में मीरा जो हिंदू है, अली जो मुस्लिम है और जोसेफ जो ईसाई हैं, वो सब अपने अपने तरीके से पूजा करना चाहते हैं। संविधान उन्हें ये आजादी कैसे देता है? यह अधिकार भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने, किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को मिला है। अच्छा। इसके बाद अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है, जैसे संस्थाएं बनाना और संपत्ति रखना। एक सवाल यहाँ पर है, क्या सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों से टैक्स ले सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 27 इसी बात को साफ करता है। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और स्कूलों का क्या? उसके लिए है अनुच्छेद 28 जो शिक्षण संस्थान पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलाए जाते हैं, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षा का माहौल धर्मनिरपेक्ष बना रहे। ये सच में भारत की अनेकता में एकता की भावना को मजबूत करता है। इसी विविधता को बचाने के लिए एक और अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। हाँ, सोचिए एक छोटा भाषाई समुदाय है जैसे पारसी या जैन, वो अपनी भाषा और संस्कृति को बचाना चाहता है। यह अधिकार उनकी पहचान की रक्षा कैसे करता है? यह अधिकार अल्पसंख्यकों को एक सुरक्षा की भावना देता है कि उनकी पहचान एक बड़ी आबादी के बीच खो नहीं जाएगी। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। और वो अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके, इसके लिए क्या प्रावधान है? क्या वे अपने स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं? हाँ, यहीं पे अनुच्छेद 30 काम आता है। यह सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है।
ठीक है, अब तक हमने 5 अधिकारों की बात की, लेकिन एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल उठता है। ये सब बातें कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर अगर असल जिंदगी में कोई या खुद सरकार ही मेरे इन अधिकारों को मुझसे छीनने की कोशिश करे, तो मैं क्या करूंगी? और यही वो सवाल है जो हमें छठे और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार तक ले जाता है। एक ऐसा अधिकार जिसके बिना बाकी पांचों अधिकार सिर्फ खोखले वादे बनकर रह जाते। ये है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने सुना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो बाकी सभी अधिकारों में जान डालता है। असल में अनुच्छेद 32 एक आम नागरिक को देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की ताकत देता है। एक तरफ पूरी सरकारी मशीनरी और दूसरी तरफ एक अकेला नागरिक। और संविधान कहता है कि मौलिक अधिकारों के सवाल पर दोनों बराबर हैं। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए मेरे किसी अधिकार का हनन हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस अनुच्छेद के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आमतौर पर आपको पहले निचली अदालतों में जाना होता है, लेकिन इस मामले में आप सीधे सबसे ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और फिर कोर्ट क्या करता है? जब ऐसा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो वो अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट नामक विशेष आदेश जारी कर सकता है। ये रिट क्या होते हैं? ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये अदालत के शक्तिशाली आदेश होते हैं। जैसे एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। अच्छा। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके पुलिस को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत अदालत के सामने लाया जाए। ये एक आम नागरिक को राज्य की मनमानी से बचाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। वाह! तो आज की चर्चा का सार ये है कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा, धार्मिक आजादी और संवैधानिक उपचार ये केवल कानूनी शब्द नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए एक सम्मानजनक जीवन का दावा है। जैसा कि हमारे स्रोत में भी लिखा है, आपके अधिकार, आपकी शक्ति। बिल्कुल सही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन अधिकारों को जानना ही उन्हें सुरक्षित रखने का पहला कदम है। संविधान सिर्फ अधिकार नहीं देता, बल्कि उन्हें लागू कराने की शक्ति भी देता है। और वो शक्ति हर नागरिक के हाथ में है। हाँ, अनुच्छेद 32 के रूप में। तो आज की बातचीत को हम एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर संविधान हर नागरिक को ये असाधारण शक्ति देता है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे देश की सर्वोच्च अदालत तक जा सकता है, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस शक्ति का सही और जिम्मेदाराना इस्तेमाल करने में हमारी क्या भूमिका है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।